भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और आज बात बंगाल पर। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बंगाल में है और उन्होंने क्या कहा पहले वो देखेंगे, उसके बाद मेहमानों से तारुफ कराएंगे और बहस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनको किस चीज से मतलब है? तानाशाही। तानाशाही देखिए, तानाशाही की बात सुनिए और संस्कृति की बात सुनिए। संस्कृति के नाम लेना हो तो ममता जी ने मेरे नाम के साथ साथ विशेषण जोड़ दिए। ये बंगाल की संस्कृति है क्या? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? है क्या? बोला कभी प्रधानमंत्री आ जाते हैं, कभी गृह मंत्री आ जाते हैं और कभी मेरे नाम के साथ आगे 4 और नाम जोड़े कि नहीं जोड़े? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? तो क्या ये बंगाल की संस्कृति है? आज इसी पर बातचीत, और बातचीत में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए रिजू दत्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। शुभांकर सरकार प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ आज कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, थैंक यू सो मच दादा। राज लहरी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर, थैंक यू सो मच राज साहब। आमिर हैदर जैदी सीपीआई का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच आमिर साहब। और ममता काले राजनीतिक विश्लेषक कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी, थैंक यू सो मच। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता, और मैं ये जानना चाहता हूँ, आज 2 रैलियां, दोनों बात, मैं बीजेपी का पक्ष भी रखूंगा, लेकिन बीजेपी ने पूछा क्या यही बंगाल की संस्कृति है? क्योंकि आप अक्सर डिबेट में ये कहते हैं कि बंगाल में तो ये नहीं होता, बंगाल में तो ये नहीं होता, लेकिन आज उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम, बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे थे आप मेरा नाम लेते हैं, उसके आगे 2-4 नाम और आगे जोड़ देते हैं, तो क्या ये बंगाल की संस्कृति है? रिजू दत्ता। पहले तो नमस्कार आपको प्रतीक जी, नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले, आपके प्रश्न का उत्तर से पहले मैं असली मुद्दे पे आता हूं। असली मुद्दा यह है कि बंगाल में 2 महीने में चुनाव है और बंगाल की जनता जब वोट देने जाएगी तो बंगाल की जनता इस मुद्दे पे वोट देगी कि उनके प्रदेश को अगले 5 साल कौन चलाएगा, इस प्रदेश का भला कैसे होगा, लोगों का भला कैसे होगा। हवा में भाषण देने पे लोग वोट नहीं देने वाले। आज माननीय नड्डा जी बंगाल में आए, उनका स्वागत है बंगाल में, वो तो 3 महीने से आ रहे हैं। आज उनका भाषण मैंने पूरा सुना। उनके भाषण में अगर उन्होंने मुद्दे की बात की 10 मिनट, तो उनमें 20 मिनट उन्होंने पर्सनल अटैक किया ममता बनर्जी पे और अभिषेक बनर्जी पे। अगर आप कहते हैं कि आपके नाम के सामने ये वो फलाना जोड़ा गया, तो जब माननीय प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने कहा ममता का मतलब तो आज निर्ममता हो गया बंगाल में। तो क्या ये देश की संस्कृति है? तो तलवार दोनों तरफ से कटता है सर। और अब नड्डा जी की बात पे आता हूं। उन्होंने कहा अभिषेक, वो हर बीजेपी का प्रवक्ता ये कहता है तानाशाही, तोलाबाजी, ये वो फलाना। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, अभिषेक बनर्जी ऐसे सांसद हैं जो इस देश के सबसे कम उम्र में जो संसद में गए थे 1 लाख से ऊपर वोट लेके। आज उनके बारे में इतना बात हो रहा है। अरे ये देश में भी ऐसा कानूनी व्यवस्था है कि खूनी को भी खूनी करार नहीं दिया जाता सबूत के बिना। आपके पास क्या सबूत है? आप लोगों ने तो ये बात छोड़ के आज तक एक सबूत नहीं दिया। रिजू सीबीआई किसी का रिजू, मैं आपकी बात को ऑफकोर्स रिजू मैं आपकी बात को आगे ऑफकोर्स रिजू मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं अपनी बात शुरू करे तो राज लहरी साहब थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊं तो राज लहरी साहब आप मुस्कुराने का सबब मैं जानना चाहता हूं, आखिर क्यों आखिर हंसने की बात उसमें क्या थी? नमस्कार सभी प्रवक्ताओं को और सभी उपस्थित दर्शकों को और आपको भी दीजिए। देखिए, मुस्कुराने की बात तो ये है कि सर्वप्रथम आज कल भारतीय जनता पार्टी ने जो चैतन्य चेतना यात्रा, परिवर्तन यात्रा का आरंभ किया है, उसको मुर्शिदाबाद की भूमि पे रोक दिया जाता है, ये कह के कि ये कुछ धर्म के, विशेष धर्म पे आघात पड़ सकता है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, देश में एक राजनीतिक यात्रा कैसे धर्म पे आघात कर सकता है, ये तो हमें समझ में नहीं आया।
और ये बहुत रिजू कुछ कह रहा है। रिजू आप क्या कह रहे हैं? रिजू क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को कि आप लोग कृपया करके नेशनल चैनल पे झूठ ना कहें। जब वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो स्वतंत्र है। ठीक है, मैं उनको फिर याद दिला देना चाहता हूं जो टेक्निकल बात है। मुर्शिदाबाद में जब परिवर्तन यात्रा हो, चैतन्य यात्रा हो, राम यात्रा हो, जो भी हो, जब उसको पुलिस ने रोका गया, पुलिस ने उनको कहा कि आपके रोड मैप में ये रास्ता नहीं है, आपने जो रास्ता तय किया है उससे जाइए, और उसके बाद भी यात्रा संपन्न हुआ है। तो काइंडली नेशनल राजलारी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, तो आज फिर दोबारा रथ यात्रा पे रोक क्यों लगाया गया? दोबारा भी आपका रोड मैप बदल गया था क्या? बीजेपी कौन सा रोड मैप दिखाया था? क्या आप बता पाएंगे कि उस रोड मैप में क्या था? वो तो भारत सेवाश्रम संघ पे था। देखिए, क्या वास्तविक में मीडिया में आपने ये बात कही है कि रोड मैप के लिए ये नहीं दिया गया है? हर मीडिया जानता है, आप नहीं जानते तो इसका मतलब क्या? हर मीडिया में ये चीज है कि रोड मैप की वजह से उनको बोला गया था कि आपने जो रोड मैप दिया था आप उसमें चलिए, आप दूसरी जगह क्यों घुस रहे हैं? ये हर मीडिया, हर बात है। तो आपकी आज की परिवर्तन यात्रा क्यों रोक दिया गया है? क्या उसका कारण भी यही है कि वहां पे रोड मैप बदल गया था? आज अगर मीडिया तो ये बता रही है कि धर्म के आघात पड़ेगा, इसीलिए ये यात्रा ये सब धर्म की बातें बेकार। तो आप कौन सी मीडिया के बात कह रहे हैं? देखिए, फांसीवादी को धर्म के नकाब पहन के आप लोग मत चलाइए, कोई धर्म का नहीं है। धर्म के नकाब तो आप पहनते हैं भाई साहब। भाई साहब, धर्म का नकाब अगर पहनना पड़ता है तो धर्म का नकाब तो आप पहनते हैं। धर्म कहां से आ रहा है? धर्म का नकाब तो आपकी नेत्री पहनती है, हिजाब पहन के, जिनका सरनेम बंदोपाध्याय है। अगर वो जो उस धर्म से ताल्लुकात नहीं रखता है, जो शुभंकर दादा 80 शुभंकर दादा 80 एक वेट करो, 80 वो जय श्री राम की विरोध करते हैं। तो आप बताइए, धर्म का नकाब कौन पहन रहा है? हे अल्लाह, सबको अच्छा रखो। ये सरकारी प्रोग्राम में अगर मुख्यमंत्री कहती है तो धर्म का नकाब कौन पहनता है? ये कोई मंदिर बनाने का वोट नहीं है, ये बंगाल का वोट है। यहाँ पर कोई बंगाल का वोट है, सबको मालूम है। तो आप भूल रहे हैं कि बंगाल, आप स्वामी विवेकानंद की वाणी को भूल रहे हैं। इस देश में जो होगा वो धर्म के माध्यम से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपने कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद नहीं पढ़ा है भाई साहब। आप स्वामी विवेकानंद को चैलेंज कर रहे हैं, ये बता दीजिए। रिजू मैं रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ। ये बता दीजिए, आप स्वामी विवेकानंद को चैलेंज कर रहे हैं। ये स्वामी विवेकानंद की वाणी है, इस देश में जो होगा वो धर्म के माध्यम से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, ये खड़ा होकर बता दीजिए। आप चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं तो आप धर्मनिरपेक्षता की अगर बात कर रहे हैं तो दुर्गा पूजा करने के लिए कांगड़ा पहाड़ी में हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? देहौत में सरस्वती पूजा करने के लिए बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों होता है? ये बात बता दीजिए भाई साहब। मैं दोनों को रोक रहा हूँ, दोनों डिबेट मैं रोक रहा हूँ, मैं रोकता हूँ, दोनों को रोकता हूँ। साइलेंस प्लीज, मैं दोनों को रोकता हूँ। रिजू जो बोल रहे थे वो राज लहरी है, वो भी कोलकाता से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। उनकी अपनी बात है, उन्होंने अपनी बात कही। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहता था। आपने एक बात कही कि फासिज्म का चोंगा ओढ़कर, लबादा ओढ़कर, ये बात आपने कही और आपने तमाम बातें कही। और उस राजलहरी साहब ने भी कहा कि क्यों रोकी गई, उसके पीछे की वजह वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। आज नड्डा जी ने भी बहुत सारी बातें कही और ममता दी ने भी बहुत सारी बातें कही। जी डॉक्टर के शर्मा, बीजेपी। प्रतीक जी, मैं डिबेट में अपनी बात रखने से पहले एक अनुरोध करूंगा अपने जो पैनलिस्ट और खासकर तृणमूल के जो पैनलिस्ट है, वो थोड़ी सी मर्यादा की स्थिति में रहें और डिबेट को डिबेट की तरह करें। इतना मैं निवेदन करके अपनी बात चालू करूं। देखिए, धर्म का लबादा की बात कहा तो मैं केवल आपको ये फोटोग्राफ दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके इसको देख लीजिएगा। ये ममता बनर्जी का ये पोस्टर पूरे कलकत्ता में हर जगह ये छपा हुआ है और बाकायदा ये इसके पोस्टर बना के लगाए गए थे। तो धर्म का लबादा ओढ़कर कौन राजनीति करता है, ये इसका उदाहरण। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, यात्रा की बात।
देखिए, आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है प्रतीक जी, और आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम जो है अपनी जो राजनीतिक जो भी वो कैंपेन करते हैं, उसके पहले हम एक नहीं कई बार यात्रा निकाल चुके हैं, और आडवाणी जी ने 5 यात्राएं निकाली और पूरे देश का भ्रमण किया उन्होंने। 2 यात्रा का मैं स्वयं साक्षी हूँ। 2000 उदय भारत का, मैं रिजू you have to wait. Riju, you have to wait. मैं आ रहा हूँ. I will give you chance. Right. 2010 का जो ब्लैक मनी पर जो यात्रा थी, उसका मैं प्रभारी भी रह चुका हूँ मीडिया का। तो यात्रा करना, और यही नहीं, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे प्रतीक जी, आपको ध्यान होगा, ऐसे ही हमने 5 यात्राएं उत्तर प्रदेश में भी निकाली थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमें कहीं पर ऐसी स्थिति नहीं बनी थी कि कोई जो है राजनीतिक यात्राओं को रोका। ये पहली सरकार पश्चिम बंगाल की एक ऐसी सरकार है जिसको हर यात्रा के हर अगले दिन उसको ये दिक्कत है, कभी उसको अड़ंगा लगाना है, परमिशन नहीं देना है, रास्ता ये है। कुल मिला के वो किसी तरह से जो घबराहट है उनके अंदर, यदि ये यात्रा निकल गई और जन जागरण हुआ, तो जो 15 लाख वोट का डिफरेंस हमारे और इनके बीच के अंदर है, कुल 15 लाख वोट का प्रतीक। मैं अभी आपको आंकड़े कहेंगे तो बता दूंगा। नहीं, मैं समझ गया, 18-19 का कैलकुलेशन है आपका, मैं समझ गया। हाँ, मैं और इसमें कुल 15 लाख के वोट का अंतर है। तो ये 15 लाख जो है, ये 50 लाख से ऊपर के डिफरेंस को क्रॉस वो कर जाए। तो इनको ये इसकी बात का जो है बहुत बड़ा डर है ममता जी। इसीलिए ये समय समय पर भाजपा पर विरोध, मैं 3-4 दिनों से इनको भी, दत्ता जी को भी सुनता हूं। ये कभी सांप्रदायिक वो यात्रा होगी, दंगा होगा, ये होगा, इस तरह की भ्रांति फैला के तरह का, और ये किसी तरह से इस परिवर्तन यात्रा को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एक बात कह के समाप्त करता हूं कि याद रखिए, तृणमूल कांग्रेस के मेरे मित्र और ममता जी को इस चैनल के माध्यम से बता देता हूं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है, और आज जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है देश में, वो नेतृत्व है जो आपातकाल के जुर्म से भी लड़के निकला है। उस समय ममता बनर्जी उस कांग्रेस पार्टी की सदस्य होती थी जो देश में जिसने आपातकाल लगाया, और हम वो नेता, आज वो पीढ़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी की है जिन्होंने 17 महीने इस आपातकाल की लड़ाई को लड़के इस देश के अंदर से तानाशाह को समाप्त किया, आपातकाल को समाप्त किया, और देश में फिर से लोकतंत्र। राइट डॉक्टर साहब, राइट जी। रिजू बहुत जल्दी, क्विक देन मैं वेरी क्विक, देन मैं कांग्रेस एंड देन लेफ्ट वाली, वेरी क्विक। मैं उनके 4 जवाबों को, उन्होंने बोला काला धन। अरे बाबा, आप लोग तो विजय माल्या को अभी ला नहीं पाए, काला धन की बात आप मत कीजिए। क्या हुआ था यात्रा करके? कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा, आपने आडवाणी जी का यात्रा के बारे में बोला। आडवाणी जी का 1990 की यात्रा के बाद लाखों मासूमों की जानें चली गई, पूरा देश वो दृश्य आज भी याद है उनको। आपने बोला जन जागरण, हाँ जन जागरण हुआ है इस देश में आप लोगों की वजह से। 5 लाख किसान अभी भी दिल्ली में बैठा है, सरकारी बैंक निजीकरण की वजह से रोड पे आ रहे हैं, और 200 किसान अभी भी शहीद हो गए। ये जन जागरण किया आप लोगों ने। और रहा बात आपने कि आपातकालीन कालों में आपने आंदोलन किया, तो बहुत अच्छी बात बोला है डॉक्टर साहब आपने। आज आपने ही स्वीकार कर लिया कि आप लोग भी आंदोलन जीवी है, और आंदोलन करके ही आज अपनी सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। जी रिजू दत्ता, मैं समझ गया आपने जिधर कहा। ममता काले हाथ उड़ा, ममता एक रिस्पांस, फिर मैं आमिर हैदर जैदी के बाद ममता जी का। जी बिल्कुल जी धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए, ऐसा है कि ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात हो गई है। जब से मैं ये तृणमूल वाले अपने बंधु की बात सुन रही हूँ, ये बात कर रहे हैं कि धार्मिकता के आधार पर वहां पर एक रैली निकाली जा रही है। आज ये रैली इनको कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक लग रही है। तो आदरणीय जेपी नड्डा जी जब वहां पर अपने रैली करने गए थे, अपने लोगों को मिलने गए थे, जब अटैक हुआ था उन पर, तब तो कोई धार्मिक रैली नहीं थी। अगर वो धार्मिक है जिसकी ये बात कर रहे हैं परिवर्तन रैली की बात के लिए, तब उन पर क्यों अटैक हो जाता है? इतने सारे भाजपा के जो कार्यकर्ता मारे जाते हैं, क्या सारे के सारे धर्म के आधार पर इन्होंने मारे हैं क्या? वहां पर जिस तरीके का विभाजन पिछले 5 साल में ममता दीदी ने करा है, क्या वो धर्म के आधार पर नहीं था? इस बात का ये जवाब देंगे। पूरे समय 5 साल जिस प्रकार का व्यवहार दुर्गा पंडालों के साथ हुआ, वो ममता दीदी ने क्यों किया? जरा उस पर भी प्रकाश डाल दें। क्यों रोहिंग्याओं को बसाया और उनका महिमा मंडन किया? अभी इन्होंने बोला है कि राजनीतिक कुछ हत्याओं की कुछ बात कर रहे थे। ये मैं भाई साहब आपको बता देना चाहती हूँ, ये मेरा डेटा नहीं है।
एनसीआरबी का डेटा है, चेक कीजिए। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं अगर किसी प्रदेश में हो रही हैं तो वो आपका और मेरा प्रदेश है। मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। वेस्ट बंगाल, जो अपने कल्चर, अपने साहित्य के लिए पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है, जिसका जो इतिहास है और जिसका जो संस्कृति है वो बहुत रिच है। इस हालत पर आज आप वेस्ट बंगाल को लेकर के आ गए हैं और आज आप एक परिवर्तन रैली, जो एक्चुअली परिवर्तन की आवश्यकता है, जो विकास की आवश्यकता है वेस्ट बंगाल की भूमि को, उस पर भाजपा लेकर के, उस रैली को लेकर के चल रही है, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। आप लोग डर रहे हो कि ऐसा ना हो, रिजु यू हैव टू वेट नाउ, वो भी खिसक जाए। रिजु यू नाउ हैव टू वेट, आप रिस्पॉन्ड करिएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। आमिर हैदर जैदी साहब और शुभांकर सरकार साहब। शुभांकर सरकार, मैं आपको पहले लेता हूं। आज रैलियां हो रही हैं, बंगाल में राजनीतिक माहौल बन रहा है, तमाम सारी बातें कही जा रही हैं। अब आपका टेक क्या है इस पे, क्योंकि जानना है इस पे तो टीएमसी का टेक, आपके बारे में तो बहुत तुरंत बोल देते हैं, लेकिन आपका मैं जानना चाहता हूं। जी शुभांकर दा। देखिए, आज जो बंगाल में चल रहा है ना, टीएमसी एंड भाजपा का, ये जो लड़ाई देख रहे हो, ये लड़ाई नहीं है, ये ड्रामा चल रहा है। नड्डा जी सारा देश में जब गड्ढा बन गया है सारा देश, आज नड्डा जी बंगाल में है। प्राइम मिनिस्टर 7 तारीख में बंगाल में क्या बोला था, उनका अंदर में डर पैदा हो गया, जे कांग्रेस एंड लेफ्ट फ्रंट इनका जो अलायंस होगा, इससे उनका डर है। क्यों पता है, 2019 में जो पार्लियामेंट चुनाव हुआ था, कांग्रेस एंड लेफ्ट का अलायंस नहीं हुआ था, इसलिए लेफ्ट का जो परसेंटेज ऑफ वोट और कांग्रेस का परसेंटेज वोट वो बीजेपी को मिल गया था। आज जो स्थिति बंगाल में है, आप बताइए मेरे को, जो देश में नौकरी नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, जो देश सुधार नहीं सकता है, पूरा कैबिनेट बंगाल में आ गया है। ममता को तो हटना चाहिए, ममता जी उसका सरकार चला जाएगा, बट बीजेपी का सरकार नहीं आएगा। बंगाल का जनता जानता है, आज चुनाव आ गया, सब प्राइम मिनिस्टर और नड्डा जी, अमित जी फिर आ गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इतना स्कूल कॉलेज बंद है, आज देश में इंटरनेट नहीं है, आज वो लोग हंस रहा है क्यों देश में जब दादा आप बोलिए, हंसने दीजिए उन्हें, दादा आप उन्हें हंसने दीजिए। हाँ आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। जब तक हंसने दीजिए, परिवर्तन यात्रा निकाला, देश खतरा में चला गया, देश में आदमी का मौत हो गया, तो इसलिए ये रथ यात्रा का नाम पर ये चुनाव प्रचार कर रहा है। अरे भाई, नोटिफिकेशन होना दीजिए, चुनाव बंगाल का जनता जिसको चुनेगा ऐसा ही उन्होंने क्षमता में आएगा। इतना ड्रामा करने का क्या जरूरी है, बंगाल के लिए इतना प्रेम क्यों है? नहीं, बंगाल तो हिंदुस्तान का बाहर में नहीं है। बिल्कुल नहीं दादा, मैं बिल्कुल शॉर्ट कमेंट लूंगा। मैं इंडस्ट्री को बेच रहे हो सारा। मैं पहले जानना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत सीरियस आदमी हैं और आप इस तरह से डिबेट में हंसेंगे, मुझे ममता काले का समझ में आता है, लारी साहब का समझ में आता है। क्या वो लोग तो हंसेगा ही। मैं प्रतीक जी, मुझे एक छोटा सा कमेंट करना है, फिर आप डिबेट आगे बढ़ा दीजिएगा। थोड़ा सा उनको शांत कराइए, बस तो मैं बोल देता हूं। इंडियन पॉलिटिक्स शांत कराइए, मैं एक लाइन बोल देता हूं केवल। आप बोलिए, जल्दी रिएक्ट करिए। मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता हूं। देखिए, अभी ये कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता जो हैं, ये बता रहे हैं लेफ्ट और ये इसका होगा, गठबंधन हो जाएगा। मैं गलत नहीं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, तो हाँ, तो अभी ये बहुत सारी बातें बता रहे हैं। मैं इनको थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूँ, अभी पिछला लोकसभा ही याद दिला रहा हूँ आपको। लेफ्ट पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी 40 सीटों पर और 39 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई, एक सीट में सिर्फ जमानत बचा पाए, और आप जो है लड़के 2 सीट वहां पर जीते हैं। और आपकी हालत ये है शुभांकर जी कि आपके एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरे बीच में कर रहे हो, मैं एक मिनट मेरी बात पूरी होने राइट दादा, ऑफ कोर्स राइट दादा, शुभांकर साहब आई एग्री, शुभांकर साहब ने सही कहा, आप भी तो 2 पे ही थे ना। मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल प्रतीक जी बता रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ आपको। जी मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल सही आपने कहा, हम 2 से बढ़ते आज 303 हो चुके हैं। ये बिल्कुल सही प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी है, नहीं कांग्रेस ने डेमोक्रेसी बनाया, कांग्रेस डेमोक्रेसी बनाया, आप खत्म कर रहे हो, सुन लीजिए, आप खत्म कर रहे हो। एक सुन लीजिए, प्रतीक जी थोड़ा शांत कीजिए, ऐसा डिबेट कैसे करा रहे? नहीं सुनिए, मैं पूरी कर लूं, फिर उनको खूब जवाब देने दीजिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ
कांग्रेस का आज पश्चिम बंगाल में दिवालियापन का एक ही बात उदाहरण है, और वो उदाहरण ये है कि इनके प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, और इनके पास एक नेता नहीं है पश्चिम बंगाल में कि जो वहां के स्टेट का प्रेसिडेंट हो सके। वही वहां अधीर रंजन चौधरी प्रेसिडेंट है, वही जो है यहाँ प्रतिपक्ष के नेता है, वहां इनके पास बंगाल में डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर के शर्मा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि जैसे आपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। नहीं है डॉक्टर साहब का एबीसीडी नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स का। एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए, तो नॉलेज नहीं है। दादा सुनो शुभांकर दा, यू हैव टू लिसन या डॉक्टर साहब। मैं प्रतीक जी केवल आपको इतना कह रहा हूँ, आप बहुत सीनियर जज था, आपको एक विषय की, यानी मैं जो विषय रखना चाह रहा हूँ उसको आप एक बार, मैंने बिल्कुल एसेंस पकड़ा, आपकी बात का एसेंस पकड़ा। मैं आपको क्या पकड़ा, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि आपके पास स्टेट लेवल पर एक भी ऐसा चेहरा नहीं, एक भी ऐसा लीडर नहीं है कि आप उसको, आप पीसीआई उसका अपना जो है प्रेसिडेंट भी वहां बना सके। वही एक व्यक्ति जिसके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने केंद्र में दी, उसी को आप स्टेट में बनाया। आज तक इसके अलावा एक नेता का नाम है बताएं। और रही बात आपने मुख्यमंत्री की जो बात की कि मुख्यमंत्री के चेहरे की, मैं आपको आज दावे से कहता हूं प्रतीक जी, पश्चिम बंगाल का ही व्यक्ति जी जो वहां चुनाव लड़ेगा, वही वहां हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा भी होगा। रिजू दत्ता वही मुख्यमंत्री होगा। रिजू दत्ता आता हम कमिंग, शुभांकर सरकार अंदर सीबीआई के नेता जी, मैं आ रहा हूँ रिजू। यहाँ इस नेतृत्व को संभालने वाले, इस जिम्मेदारी को संभालने वाले, आ रहा हूँ मैं, रिजू आ रहा हूँ। शुभांकर दा प्लीज। हम एक प्रतीक जी एक बात बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब को, जे आज उसको जानना चाहिए, देश का होम मिनिस्टर, उसका कोई काम नहीं है, कलकत्ता में बैठा हुआ है। आज देश का दादा ये तो कोई बात नहीं, दादा ये तो कोई बात नहीं, दादा ये तो कोई बात नहीं। बीजेपी का कोई नेता नहीं है, इंटर कैबिनेट सारा देश का नेता को बंगाल में लग दिया। उन्होंने अधीर चौधरी काफी है, हम लोग का जनता हमारा साथ है। चुनाव में देख लेगा 2021 में जनता कांग्रेस का साथ होगा, लेफ्ट का साथ होगा, हर ऑल्टरनेटिव देख रहा है। आज डॉक्टर साहब आपको पता होना चाहिए, आपका ड्रामा जनता को पता हो गया। सबसे ज्यादा बड़ा करप्शन डिमोनिटाइजेशन में आप लोग किया है। राइट, अरे उसके बाद 2019 कैसे जीत गया? तुम्हारे पश्चिम बंगाल से 18 सीटें कैसे जीत गए? डिमोनिटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद जीते तो 19। आमिर हैदर सैदी साहब मैं रिजू आमिर हैदर सैदी साहब को बोल लेते, फिर मैं आपको देता हूं। आपसे डिबेट शुरू की थी आमिर हैदर सैदी साहब, पिछले 50 मिनट से बैठे हुए। आमिर हैदर सैदी साहब, जनाब आली, आमिर हैदर सैदी साहब जी, कोई सवाल क्या सवाल है आपका? आप अपनी टांग रखिए कहीं पे, अपना पैर रखिए। सवाल ही सवाल है, जवाबी जवाब है। पूरा पश्चिम बंगाल है, क्या क्यों भी पीछे क्यों हट रहे हैं? आप पूछ रहे हैं सवाल, अरे सवाल क्या, जवाब दीजिए। प्रतीक जी, एक पार्टी में जब से डिबेट सुनना हो, एक पार्टी कहती है कि हमें रैली निकालनी है धर्म को स्थापित करने के लिए, एक पार्टी कह रही है, तृणमूल कह रही है हम रैली निकलने देंगे। तो ये एक मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री कहते हैं रैली निकालने वाले परजीवी होते हैं, आंदोलनजीवी होते हैं। तो बीजेपी को तो किसी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो परजीवी हो जाएंगे। परजीवी की परिभाषा मैंने देखी और मैंने पढ़ा, परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी उसे कहते हैं जो किसी जीव से अपनी खुराक ले। तो ये अब ये जो लोकतंत्र के अंदर जो ये परजीवी पैदा के परिभाषा दी गई है, तो आज इसे ही परिभाषित कर देता हूं। तो ये बीजेपी वाले जो लोगों से चंदा, उद्योगपतियों से पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ते हैं, तो ये वहां से खुराक लेते तो परजीवी हुए, या आज तक जो आंदोलनकारी थे वो परजीवी हुए। इस पे बहस नहीं हो रही, बहस हो रही चुनाव के ऊपर। चुनाव किस मुद्दे पर बंगाल में लड़ा जाएगा? आमिर हैदर साहब, अगर मैं बिल्कुल दुरुस्त हूं, आप मुझे गलत हो तो करेक्ट कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट से हर जगह हर पार्टी को चंदा जाता है,
अगर नहीं जाता तो मुझे बताइएगा, करेक्ट कर दीजिएगा। कोई भी पार्टी, आपकी तो नेशनल पार्टी रही है। प्रतीक जी, अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कॉर्पोरेट से चंदा 1 रुपया भी कभी आया हो तो मैं आज ही राजनीति से संन्यास लूंगा। ठीक है, आप परजीवी नहीं हूं। मैंने कहा ठीक कर दीजिएगा मुझे, लेकिन मेरे फैक्ट्स में अगर मेरे फैक्ट्स गलत होंगे तो मैं माफी मांग लूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आया है चंदा तो फिर आप सोचिएगा। जी रिजू परजीवी हूं। मैं सबको जवाब दे देता हूं, ठीक है। देखो सुन लीजिए प्रतीक जी, आमिर साहब कुछ कह रहे हैं, आमिर जैदी साहब कुछ कह रहे हैं, आमिर जैदी साहब कुछ कह रहे हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगा। नहीं आमिर जैदी साहब, आपको, अरे आप ये बार-बार क्यों करने लगे आजकल? मैंने नहीं प्रतीक जी, मुझे टीवी डिबेट में आने का कोई शौक नहीं है, न टीवी चैनल में बैठने का शौक है। अगर मैं 50 मिनट के अंदर 1 मिनट में नहीं बोल सकता तो मुझे डिबेट में आने का शौक नहीं है। आप मेरे भाई की तरह हैं, मेरे मित्र हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं और आपको कौमी तर्जुमान मानता हूं, लेकिन मैं डिबेट में नहीं बैठ सकता। मैं विदा चाहता हूं आपसे। अरे ऐसा बार-बार आप ये हर बार करने लगे। अब आपको बुलाता हूं, आप ऐसा मत करिए, फिर बार-बार आपका नाम लेता हूं और आप बात तो सुनिए, आप बोलिए ना। देखिए आप बात कहिए। देखिए आमिर जैदी साहब, टेलीविजन में जो कुछ डिबेट हो रही है उसमें एक तरीका है, सारे लोग बोलते हैं, मैं आपको भी मौका दे रहा था। रिजू कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बारे में आप सुन लीजिए, फिर आपकी पास आ जाऊंगा। ऐसा कौन सी बात, मैंने तो मना नहीं किया। रिजू नाउ यू हैव टू वेट। आमिर अजीज साहब अपनी पूरी बात कह लें, उसके बाद जी प्रेशर ना बनाए, बात कहें जी। प्रतीक जी कहना चाहिए। अब मैं सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे बीच में भी कोई ना बोले। कोई नहीं बोले। मैं बैठा सुन रहा था, आप मेरे पास देर से आते, मैं जब भी सुनता हूं। तो प्रतीक जी, चुनाव बंगाल का होने जा रहा है, किन मुद्दों पर होने जा रहा है? क्या इस मुद्दे पर चुनाव होगा कि ममता बनर्जी के लोगों ने बीजेपी के लोगों को पत्थर मार दिया, या बीजेपी के लोगों की ममता बनर्जी ने रैली रोक दी? इन पे हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं बंगाल के अंदर शिक्षा का स्तर क्या होगा, किसानों को एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, जो मजदूर हैं उन्हें मिनिमम वेज होगा या नहीं होगा, शिक्षा स्वास्थ्य पर चुनाव होगा, बेरोजगारी पर चुनाव होगा, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चुनाव होगा। लेकिन हम बहस कर रहे हैं कि बंगाल के अंदर धर्म स्थापित होगा या नहीं होगा। ये बहस नहीं थी, ये बहस नहीं। मुझे अफसोस के साथ कहना चाहता। कोई बात नहीं, आप कहिए। आपने जो परसीव किया डिबेट में, आपने कहा ममता कुछ कहना चाह रही थी, जो मैं आ रहा हूं, ममता कुछ कहना चाह रही थी। जी ममता जी। धन्यवाद प्रतीक जी। मैं आ रहा हूं। जैदी साहब ने जो प्रश्न उठाया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली है कि इन्हीं चीजों पर क्या कहते हैं, वहां पर चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि पिछले 5 साल में वहां पर क्या विकास हुआ, किस तरीके के काम हुआ, क्या रोजगार हुए, कितनी फैक्ट्रीज लगी, कितनी फैक्ट्रीज को बाहर फेंका गया। जब लेफ्ट ने इतने साल वेस्ट बंगाल का दोहन किया तो दोहन ही खाली क्यों किया, उसको विकास की तरफ क्यों नहीं लेकर के गए? आज वेस्ट बंगाल इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, क्यों उनकी इतनी बुरी हालत है, किस प्रकार से रोहिंग्याओं को बैकडोर एंट्री देकर के वहां पर बसाया गया, किस प्रकार से विभाजन किया गया, किस प्रकार से पूरी की पूरी समीकरण को बदलने की कोशिश की गई, चुनावी स्थिति को ध्यान में रखते हुए धर्म को बीच में लाया गया, किस प्रकार से वहां पर दुर्गा पंडालों के साथ अत्याचार और अन्याय का भाव रखा गया। इन तमाम चीजों पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चुनाव होंगे और यही विषय लेकर के एक विकासवादी सरकार जो मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास, वो वहां पर अपना एजेंडा लेकर के आई है और इसीलिए डर है, इसीलिए उन पर अटैक किए जा रहे हैं, इनकी रैली रोकी जा रही है। ममता राइट रिजू मैं आऊंगा, वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर लौटूंगा, बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा है कि परिवर्तन रथ के नाम पर आपको 5 स्टार होटल लेकर घूम रहे हैं, 5 स्टार होटल का खाना आता है जिसको आप जमीन पर बैठ करके खाते हैं। देखिए ना, आपके सामने मैं चाय मांग रहा हूँ, कहने का मतलब यह है कि हम जमीन से निकले हुए, आपके सामने ही हुआ, हम जमीन से निकले हुए, हम कोई 5 स्टार कल्चर, ये उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रही है, ये उनकी तकलीफ बोल रही है कि जनता क्यों इनके साथ। तो मैं इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कि हम जमीन से जुड़ करके और जमीन के लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए आ तो, और
ये 5 स्टार कल्चर उनका कल्चर है जिन्होंने कठपुतली कल्चर, जिन्होंने सिंडिकेट खरीदा, जिन्होंने चावल चोर में भी कमीशन खाया, जिन्होंने अम्फान के पैसे को भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सीएजी की रिपोर्ट से बचने की कोशिश की। ये 5 स्टार होटल में जाने वाले लोग हैं। हम तो जमीन में चलने वाले आम कार्यकर्ता के साथ मिलकर के और आम जनता के साथ मिलकर के चलने वाले हैं। कई नेता टीएमसी से बीजेपी में आए हैं। शुभेंदु राजीव बड़ा नाम है। ममता ने आज कहा है कि कुछ दुष्ट गायें हैं जो वहां पर चली गई हैं, और अभिषेक जिन्हें आप लोग भाईपो के नाम से पुकारते हैं, वो बार बार कहते हैं कि वो उन्होंने तो चैलेंज भी कर दिया, काफी गए थे शुभेंदु के इलाके में, पता का नाम लेकर के कहा कि आकर देख कर जाओ। तो इस भाषा पर और इस तंज पर क्या कहेंगे? देखिए, ये फिर मैं वही कहूँगा, डीसी या भाईपो दोनों ही बहुत दुखी हैं और अंगूर खट्टे हैं। अच्छे लोग निकल गए। ये क्यों छोड़ा? क्योंकि ना आपने माँ की रक्षा की, ना माँ को इज्जत दिया, ना मानुष को सुरक्षा दी, न ही आपने माटी की चिंता की, और इस कारण से लोग छोड़ करके चले गए। आपने टोलाबाजी की, आपने तुष्टीकरण किया, आपने तानाशाही चलाई, ये चीजें पसंद नहीं की। अब आप बताइए, जो भाषा ममता जी ने मेरे नाम के साथ, सीधे डिबेट की तरफ रुख करते हैं और रिजू हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता। अभी आपने सुना कि नड्डा साहब कह रहे थे ना तो आपने माटी की रक्षा करी, ना मानुष की रक्षा करी, और ना ही माँ की चिंता करी। तो और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी पे, वो कह रहे हैं कि हम तो ग्रास रूट लेवल आदमी है, ज़मीन से निकले इंसान हैं। आप बता रहे हैं कि 5 स्टार कल्चर लेकर आ रहे हैं। रिजू, मैं आ रहा हूँ। देखिए, मैं प्रतीक जी आपसे इतना निवेदन है, मैं सबको एक एक करके जवाब देना चाहता हूँ। मुझे बस 1 मिनट का बोलने का वक्त दे दीजिए, फिर मैं चुप बैठ जाऊंगा। पहली बात तो नड्डा जी जो बोल रहे हैं माँ माटी मानुष, हमने माँ का रक्षा नहीं किया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके शासित राज्यों में, यूपी वगैरह में क्या हो रहा है, कितना सुरक्षा हो रही है? ये तो सवाल हमारे राज्यसभा के लीडर डेरेक ओब्रायन सर ने भी प्रधानमंत्री जी से पूछा था, कोई रिप्लाई तो नहीं आया उनकी तरफ से। दूसरी बात, मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि आपका बेसिक प्रॉब्लम ये हो गया है बीजेपी कि आप लोग ने पूरा अपना जो शासन चलाया वो झूठ और जुमले पे चलाया है। 15 लाख से शुरू हुआ था, फिर 2 करोड़ नौजवान का नौकरी, फिर काला धन वापस लेंगे, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आप लोगों का पूरा सरकार का जो क्रेडिबिलिटी है वो 1 रुपया पे आ गया। इसलिए किसान भी आपको कह रही है कि कानून लिख के दीजिए, हमें आप पे भरोसा नहीं है। तो पहले उसको सुधारिए, हम लोगों पे उंगली उठाने से पहले। आपके पास कोई सबूत नहीं है, कटमनी तोलाबाजी, आप एक नैरेटिव चला रहे। सबूत होता तो ईडी सीबीआई का एफआईआर दिखाइए, चैनल को भेजिए, कोई सबूत नहीं है, आप सिर्फ एक नैरेटिव चला रहे। तो लोग ये झूठ भी आप लोगों का समझ चुका है। और मैं आज बीजेपी और सारे पैनलिस्ट को इतना एक नसीहत देना चाहता हूं कि यूपी और हरियाणा में जैसे महापंचायत हो रहा है किसानों के, सब देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि बंगाल जीतने के चक्कर में यूपी और हरियाणा आपके हाथ से निकल जाए। ममता काले जी है, उन्होंने कहा बंगाल की सभ्यता के बारे में, मैं उनसे कहना चाहता हूं, हम लोग तो गलत थे। नड्डा जी को बहुत दिल पे लग गया कि उनके नाम के आगे ये वो कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने जब कहा कि नदिया का जमीन विवेकानंद ठाकुर का जमीन है, तो स्वामी विवेकानंद और रवि ठाकुर तो 2 अलग व्यक्ति हैं, उनपे इन दोनों का अपमान नहीं हुआ। तो आपसे हमारा इतना निवेदन है कि आप लोग जब बंगाल में वोट कराने आते हैं ना, प्लेन में चढ़ के, चार्टर जेट में चढ़ के, तो थोड़ा बंगाल की सभ्यता और बंगाल के आइकॉन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लिख लीजिए। मैं बिल्कुल, मैं राज लहरी, मैं आ रहा हूँ बीजेपी, डॉक्टर साहब आ रहा हूँ। राज लहरी हमारे साथ मौजूद है। मैं अपने जो बात है वो कुछ पहले प्रवक्ता ने कहा था, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। मैं एक बात, आप राज लहरी साहब शुरू करें बात, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। ये जो दुष्ट गाय कहा है, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव, आप ही सब सारा जवाब दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, सारे लोग हैं। दुष्ट गाय वाली बात जो कही वो भी जानना चाहूंगा। जी लहरी साहब। पहली बात तो है कि कांग्रेस और सीपीएम के प्रवक्ताओं ने ये कहा है कि चुनाव किस मुद्दे पे होनी चाहिए। शिक्षा के आधार पे, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुद्दा होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा होना चाहिए। 1947 टू 1977 कांग्रेस का राज था। 1977 टू 2011 तक सीपीएम कम्युनिस्टों का राज था। तो इतने साल में के बाद पश्चात कांग्रेस और आपकी कम्युनिस्ट पार्टी आज इंडस्ट्रियलाइजेशन और शिक्षा के बारे में कह रहे हैं। क्या 10 साल ममता के राज में सारे व्यवस्था पड़ गया है, सारे व्यवस्था गिर गया है? क्या वो यही कहना चाहते हैं कि 10 साल में ही सारी शिक्षा व्यवस्था भंग हो गई, नष्ट हो गई है?
ऐसा तो नहीं हुआ है। तो आज कांग्रेस कम्युनिस्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं रिजवी साहब, तो कम्युनिस्ट के रेजिम में कितने सारे एम्प्लॉयमेंट्स आए हैं, कितने सारे इंडस्ट्रीज गए हैं और आए हैं, इसका हिसाब भी उनको देना चाहिए। और टीएमसी के प्रवक्ता जो आज भाजपा को ऊपर ये एक्यूजेशन डाल रहे हैं कि उनसे उनका राज्य नहीं संभाला जा रहा है, तो उन्हें यह भी वक्तव्य देना चाहिए कि कितने सारी इंडस्ट्रीज यहां पे आई है। आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आज तक ममता बनर्जी जी तक डनलॉप जैसा जूट इंडस्ट्रीज जब पूरा रिजू, लेट मी फिनिश प्लीज, आई डिड नॉट इंटरप्ट व्हेन यू वर स्पीकिंग, लेट मी फिनिश, टाटा कंपनीज, लेट मी फिनिश, देन यू विल आंसर, यू अलाउ मी टू कंप्लीट माय सेंटेंस प्लीज। sure. इंडस्ट्री, आज द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट अ प्लास्टिक फ्री बैन वर्ल्ड, पूरा पृथ्वी आज प्लास्टिक बैन के ऊपर बात कर रहा है, जबकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव है जूट। तो इस जूट को लेकर ममता बनर्जी जी ने क्या किया है? मादुरा कोट्स जो टेक्सटाइल के बारे में इतना बड़ा, एक श्रीरामपुर में एक इतना बड़ा फैक्ट्रीज था जिसको, जो रबर के पीछे का टायर फैब्रिक बनाता था, डनलॉप बंद हो गया, इसके लिए उसका प्रोडक्शन बंद हो गया। श्रीरामपुर, हुगली बेल्ट में इतने सारे जूट मिल्स है, उसको लेके क्या चिंता किया है ममता बनर्जी जी ने 10 साल में, इतने वर्षों से जब प्लास्टिक बैन की बात हो रही है। शिक्षा के बारे में प्राइमरी स्कूल्स में जाके देखिए, लोग सिर्फ खाने के लिए तक आ रहे हैं और कुछ नहीं, टीचर्स नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई की व्यवस्था राइट। को दे दो। लरी साहब राइट, मैं आमिर जदी साहब ने हाथ उठाया, बहुत बहुत शालीनता के साथ उन्होंने हाथ उठाया, मैं उनके पास जाना चाहूंगा, देन आई विल कम टू यू। जी आमिर जदी साहब जी। प्रतीक भाई, नंदीग्राम और संगरूर को लेके बीजेपी ने आंदोलन किया था जब डैनो का कारखाना लग रहा था, लेकिन उसके ऊपर ममता बनर्जी स्कूटर पर घूमा करती थी और आंदोलन करती थी। आज पूरा किसान, ये किसान के हमदर्द बनते थे उस वक्त, आज पूरा किसान दिल्ली की सीमाओं पर पड़ा है एमएसपी को लेकर, ये उसकी नहीं सुनते, उन्हें परजीवी कहते हैं। तो ये उस तरह के लोग हैं। क्या बंगाल का चुनाव मुद्दा, बंगाल के अंदर सारी समस्याओं का समाधान हो गया है या सिर्फ धर्म को स्थापित करना है वहां पर? पूरे अगर सारा समस्याओं का समाधान हो गया है तो फिर बहस करना गलत हो जाएगा। और अगर वहां सारी समस्याएं मौजूद हैं, हमने कोई कमी की है, हमसे कोई कमी चूकी है, तो जनता ने हमें बेदखल कर दिया है। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर आप भी काम नहीं करोगे, जनता आपको भी बेदखल करेगी। बंगाल के अंदर बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, शिक्षा में बात नहीं होगी, स्वास्थ्य पर बात नहीं होगी, देश की अर्थव्यवस्था पर बात नहीं होगी। लेकिन बात हम क्या पे कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों ने बीजेपी के लोगों को पत्थर मार दिया, या बीजेपी के लोग वहां रैली निकालना चाहते हैं, ममता बनर्जी ने परमिशन नहीं दी। इस पर बहस हो रही है। बहस इस पर हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मूल समस्याओं पर बहस हो। बंगाल की समस्या क्या है? बंगाल के अंदर रोजगारी मूल समस्या है, बंगाल के अंदर किसानों की समस्या है, बंगाल के अंदर डेली मजदूरों की समस्या है जिन्हें मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, बंगाल का विकास रुक गया है, बिल्कुल स्थिर एक जगह हो गया है। और बीजेपी के लोग ममता बनर्जी को ममता बनर्जी की तस्वीर, मैं तो बार बार एक बात कहता हूं, मैं तो बार बार एक चीज कहता हूं कि ममता बनर्जी की तस्वीर बीजेपी वालों को अपने कार्यालय में लगानी चाहिए। ये ममता बनर्जी क्या किया है आपने? प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में कोई काम किया है आपने? पहले एक वार्ड बेसिस, एक काउंटी बेसिस हेल्थ सेंटर होनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके ऊपर मेडिकल कॉलेज, उसके ऊपर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। दिस इज द फ्लो ऑफ द हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम दैट इज फॉलोड इन द एंटायर वर्ल्ड। आपने यहाँ पे क्या किया है? आपने तो कुछ भी नहीं किया। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ममता बनर्जी जी बोलते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में, एक सुपर बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है आमिर जदी साहब, ये एक स्वतंत्र हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो फिर ये बताएं मुझे, बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषक है, तो ये बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले 7 साल के अंदर कितने विश्वविद्यालय खुले, कितने ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज खुले, कितना विकास हुआ, कितना मजदूरों का मिनिमम वेज बढ़ा, कितना किसानों को एमएसपी मिली? बताएं ना राजनीतिक विश्लेषक। क्या एक ही पक्ष में बात करेंगे? हमारी हुकूमत 37 साल बाद थी, हमने अगर कुछ काम नहीं किया तो जनता ने हमें
दत्ता, और रिजु केरल दत्ता। का मॉडल ले लेते हैं ना, केरल के अंदर आ जाइए, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर के शर्मा आ रहा हूँ। नंबर 1 पर होंगे। थोड़ा रुकिए। देखिए, मैं पहले एक चीज से मुझे बहुत आपत्ति है जो डॉक्टर साहब ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, राज। ये राज शब्द से मुझे बहुत आपत्ति है। कोई राज नहीं है सर इस देश में, ना बीजेपी का राज है ना सीपीएम का राज था। सरकार को चुनती है जनता, सरकार जनता के लिए है, जनता सरकार के लिए। यहाँ कोई राजवाद नहीं चल रहा है। तो आप लोगों ने लोगों को, हमें तो ऐसा लगता है सरकार जनता के लिए। विफल सरकार जो है, नाकाम सरकार है, उनको जनता के पास जाना चाहिए, इसलिए लोग सड़कों पे बैठे हैं। और मैं सीपीएम और कांग्रेस के प्रवक्ता को बोल देना चाहता हूं, लोकतंत्र में तो सरकार जनता के लिए होती है, लेकिन बीजेपी के अंदर तो बीजेपी का तो एजेंडा ये है कि जनता सरकार के लिए है। हम लोगों ने बढ़ावा नहीं दिया है। मेरे मित्र, बीजेपी के एजेंडा देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल क्या का विश्लेषण कर रहे हैं। पर शासकों में कोई भी इलाज सरकारी अस्पताल में फ्री है, और अगर आप प्राइवेट अस्पताल में भी जाएंगे तब भी आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। ये एक ऐसा राज्य है जहां पर राशन भी फ्री है। ये एक ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षा। रिजु मैं रोक रहा हूं। आमिर हैदर दर्दी साहब, रिजु कह रहे हैं कि आपने बड़ा किया बीजेपी को बंगाल में, आपने, कांग्रेस ने बड़ा किया, रिजु कह रहे हैं। आमिर हैदर दर्दी, देखिए प्रतीक जी, आज एक बात स्वीकार करता हूं, नेशनल चैनल पर स्वीकार कर रहा हूं, ये जो जब कांग्रेस सत्ता में थी, जितना विपक्ष था उसमें मैं भी विपक्ष में था, तो बीजेपी को साथ में लेके बड़ा करने का श्रेय मुझे भी जाता है और मैं उसका गुनाहगार हूं। लेकिन बीजेपी ये स्वीकार नहीं कर सकती कि ममता बनर्जी, मैं रोकना चाहूंगा। शुभांकर दा, मैं गुनाहगार हूं, आपने बड़ा किया। शुभांकर दा, हालांकि पार्टी अपने आप ग्रोथ करती है, मैं नहीं मानता, पार्टी अपने आप ग्रो करती है, अपने फैक्टर्स पे ग्रो करती है। शुभांकर दा, देखिए आज मेरा पास सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बंगाल का चुनाव, बंगाल का जो वोटर है वो ये जानना चाहता है जे आम लोग जिसको चुन के लेके आएगा वो हमारा क्या कर सकता है। तो ममता जी को 5 साल 10 साल में देख चुका है जे उन्होंने क्या क्या कर सकता है, और बीजेपी को सारा देश में देख रहा है। ये दोनों जो आज बात कर रहा है, दूसरी को दादा वो तो डबल इंजन की सरकार कहती है, इसका विरोध, वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा बेहतर काम होगा। हम एक चीज बोलने दीजिए। तो आज बीजेपी ये बोल रहा है सोनार बांग्ला बनाएंगे। मैं बीजेपी का प्रवक्ता का बात सुन रहा था, अरे बंगाल आप कैसे बनाएंगे, गुजरात इतना दिन का है, ट्रम्प जब आए थे आपको वॉल बनाना पड़ रहा था, पांचीर बनाना पड़ रहा था उधर गरीब को ढकने के लिए। और आज हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है वो 51% में गिर गया है, और सारा हिंदुस्तान में जो लोन था हिंदुस्तान का, केंद्र का जो लोन था 2014 में 54.9 लाख करोड़ रुपया, 2019 में हुआ 88.18 लाख करोड़, और 2020 में 101.3 लाख करोड़। मैं आज पूछना चाहता हूं देश कैसे चला रहा है, देश को ये लोग बर्बाद कर रहा है, वो बोल रहा है बंगाल को बनाएंगे। और डॉक्टर के शर्मा, उन्होंने तो राइट में आ रहा, राइट दादा, मैंने आपका सवाल लिया। डॉक्टर के शर्मा, थर्ड अल्टरनेटिव, डॉक्टर के शर्मा देश कैसे चला रहे हैं आप? कांग्रेस बंगाल सवाल ये पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता पूछते हैं कि आप देश कैसे चला रहे हैं। मैं आपके पास आऊं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, डॉक्टर के शर्मा, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। आप टेलीविजन अच्छा समझते हैं, आप टेलीविजन समझते हैं, पत्रकारिता आपने की है, आपने कोर्स किया तो आप बेहतर समझते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद मैं लौटता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और सीधे बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर के शर्मा, लेफ्ट तो आपसे सवाल पूछ रहा है और वो कह रहा है कि बंगाल में चुनाव इन मुद्दों पे होना चाहिए। आमिर हैदर ज़ैदी साहब ने अपनी बात रखी, लेकिन ममता जो सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रही हैं क्या बीजेपी के लोग दुर्गा पूजा करते हैं? क्या बीजेपी काली पूजा, सरस्वती पूजा करती है? मैं तो हमेशा से दुर्गा पूजा करती हूँ। हम युगों से काली पूजा, दुर्गा पूजा करते हैं और इन्हें तो ये पूजा आती नहीं है। नाउ यू विल रिस्पॉन्ड दिस। मैं केवल इतना सा कहूँ प्रतीक जी, आप यदि इस देश में माता दुर्गा का यदि
पूजन का विषय देखें तो पूरे बंगाल में एक बहुत ही आध्यात्मिक स्थल जो माँ दुर्गा का है, काली मंदिर जो है, और इसके अलावा जो अन्य शक्तिपीठ हैं, यदि आप उसकी तुलना करें तो वो कहाँ है? पूरे देश भर में, पूरे देश को यदि आप देखें तो पूरे देश भर में शक्तिपीठ है, और वही माँ दुर्गा का है ना, वही माँ दुर्गा का शक्तिपीठ है ना। क्या आप कटरा वैष्णो देवी जी को नहीं मानते शक्तिपीठ? कामाख्या देवी जी को शक्तिपीठ नहीं मानते? ये सब तो दुर्गा के ही रूप है। नहीं, वो कह रहे हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं, आप तो जो है बाहर से आ गए, वो ये बात कह रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जो वैष्णो देवी की पूजा कौन करता है? अरे ये ऐसा बंटवारा होता है क्या? पूजा का ऐसा बंटवारा होता है? अब ये चुनाव बंटवारा करा रहा है तो क्या करेंगे आप? सुन लीजिए, चुनाव बंटवारा करा रहा है। ये सुन लीजिए, ये संकीर्ण मानसिकता जो है, और ये जो इनकी जो अल्प ज्ञान है, जो इनका अल्प ज्ञान है, वो दिखलाता है प्रतीक जी। और इसपे देश जो है, इनकी इस बुद्धिमत्ता मूर्खतापूर्ण तर्क पे लोग हंसते हैं। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर इनसे बुलवाइएगा। बहुत देर बाद मैं अपने पास आया हूँ। बिल्कुल आपका राइट है, आपका राइट है। मैं अब अपने पॉलिटिकल बात पे, तो दुर्गा पूजा की तो बात छोड़ दीजिए। मैंने 52 शक्तिपीठों का आपको बता दिया कि देश भर में और इवन पाकिस्तान तक में शक्तिपीठ है, तो इसकी वो दावेदारी न करें किसी देवी देवता की। और ये अपनी मूर्खता का कांग्रेस के प्रवक्ता हंस रहे हैं, शुभांकर दा हंस रहे हैं। अब मैं दूसरे बात पर आता हूँ। मैं शुभांकर दा की बात पर आता हूँ। उन्होंने कहा कि ममता जी को तो पश्चिम बंगाल ने देखा, और ये भी कहा कि केंद्र ने जो है, केंद्र में जो भाजपा है उसको भी जनता ने देखा। तो मैं शुभांकर दा आपको याद दिला दूं कि आपको पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा था। 30 साल से आप वहां कहीं नहीं, आपको हम वहां से विदाई कर दी, कम्युनिस्टों की भी विदाई कर दी। 10 साल से ममता बनर्जी को देख रहे हैं। और हमारे साथ क्या हुआ? हमें 2014 में देश की जनता ने देखा, और उस समय हमें 282 सीट मिले। फिर 2019 में जनता ने देखा, हमें 282 से आशीर्वाद, जनाधार और जनसमर्थन हमारा बढ़ा, हम 303 सीट चले गए। 2014 में पश्चिम बंगाल में हमारे पास 2 सीट थी, 2 ही सीट में हमारे जो जनाधार थे। और वही बंगाल की जनता ने 5 साल का हमारा केंद्र का कार्यक्रम देखा, और उसने 2 सीट से हमें 18 सीट पे पहुंचा दिया। और आपको कहां पहुंचा दिया? आप 44 पे अटक गए। तो आपको देश की जनता ने देखा है, हमें भी देखा है, और हमें जो है जन समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला है, और आपको आपके कर्म की सजा मिली। राइट। एक लाइन और कह के खत्म करूंगा, माफ। जल्दी अभी जो रज्जू जी ने कहा, मैं उनकी बात बता दूं, टीएमसी की प्रवक्ता की, कि कटमनी की कहां से आ गई, तोला इसकी जो बात इन्होंने कही। 1 साल पहले यही ममता बनर्जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा कि कटमनी जो हमारे लोगों ने लिया है उसे वापस करना होगा। ये बात तो ममता जी ने प्रूव किया है, हमने कहा बोला। राइट सर, रिजू कंप्लीट योर राइट दादा। चोरी, चावल चोरी, ये सब कुछ एक कोर्ट में है। रिजू अब शर्मा जी बोल देता हूं मैं। रिजू देन कांग्रेस देन आमिर। यस मैं क्लोजिंग रिमार्क भी कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि देखिए, गलतियां होती है, जो काम करते हैं उनसे गलतियां होती है, हमसे भी गलती हुई है। अगर आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। अगर हमने 100 काम किया है, उनमें 99% अच्छा हुआ है। अगर 1% गलत हुआ है, हम अपने लोगों के साथ हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। और आपने क्या किया? दीदी ने हत्या की राजनीति करने वाले अपने आप सर्टिफिकेट दे रहे हो। कहाँ सम्मान मिला? अपने आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, 99% अच्छा काम कर दिया। नाता सादा कांड में आपके सांसद और विधायक जेल के अंदर है। आप क्या बात कर रहे हैं? जेल में रहे नेता को ज्वाइन कराने के लिए आपके पास चार्टर्ड फ्लाइट आ जाता है। पीएम केयर का चंदा में आप लोग क्या करते हैं? भ्रष्टाचार में जेल में रहे हैं, आप झूठे हैं। आपका पार्टी झूठा
पार्टी है, चोरों का पार्टी है। और बात यह है कि आपका चोर ने हत्यारों की पार्टी है आपकी, जहर घोलना, हिंसा की राजनीति करने वाली है, पागल बनाना, हत्यारों की पार्टी है, समझ गई है, हत्या करके राजनीति करने वालों की पार्टी है। खून से आपके हाथ लगे हुए हैं, आप लोगों का झूठ बंगाल की जनता खून से आपके हाथ लगे हुए हैं। शुभांकर कुछ बीजेपी के प्रवक्ता ने आपसे सीधा सवाल पूछा, बीजेपी के प्रवक्ता ने। मैं बीजेपी को प्रवक्ता को बोलना चाहता हूं, देश में कांग्रेस डेमोक्रेसी जो स्थापित किया था, इसका आधार पर उनका अभी जो फंडामेंटल राइट, जो बात बोलने का अधिकार है, वो अभी प्रयोग कर रहा है। मैं बोलना चाहता हूं, देश में पूरा गणतंत्र को तो आपने खत्म कर दिया, हर एजेंसी को तो बेच दिया और देश को भी बेच रहे हो। मेरे को आज बता रहा हूं, मैं बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, आज मेरे को बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, बोलने, यही तो आपका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, दूसरी का बात सुनना नहीं चाहते हो, दूसरी का बात सुनना नहीं चाहते हो, जो आपका बात नहीं करेगा वो देशद्रोही नहीं है, आपका बात को विरोध करेगा वो देशद्रोही है। आज आप लोग सुनिए, आप लोग देश को वो टाइम में आजादी का समय आप लोग आज राज्यसभा में कितना अच्छा मंजर था। मैं दोनों को कहना चाहता हूँ, देश को विरोधी था, दादा उन्होंने जेल से निकाला इंग्रेज के सामने, उन्होंने दस्तखत लिख के। मैं ऑडियो रोक रहा हूँ। आज राज्यसभा में कितना अच्छा मंजर था और क्या डिबेट में हो रहा है। प्लीज दादा, कितना अच्छा मंजर था राज्यसभा में आज। हम सारा पूरा देश देख रहा था और ये क्या स्थिति है इस समय। दादा, शुभांकर दा, नहीं, आप यू हैव फुल राइट दादा, आई एम सेइंग यू हैव फुल राइट टू से, यू हैव फुल राइट दादा, यू हैव फुल राइट टू से, नोबडी इज या मैं सीपीआई के नेता दिन मैं आ रहा हूं, ममता आपके पास आ रहा हूं जी। बताना चाहता हूं, मैं कोई चीज खंडन करता हूं, वो लोग देशद्रोही हो जाता है। अब देश प्रेमी किसका बात कर रहा है? जिन्होंने इंग्रेज का सामने उन्होंने सिर झुका के उन्होंने वो टाइम इंग्रेज का समर्थन किया था। राइट दादा, चलिए ठीक है, इसको देखो समर्थन किया जा रहा है, प्लीज क्लैरिफाई दिस। अरे शर्मा जी, आप लोगों के लिए देशभक्त कौन है? कैनेडियन किसके बारे में कह रहे हैं भाई साहब? कौन है देशभक्त? फिर आपके लिए अर्नब गोस्वामी देशभक्त है? किसके बारे में कह रहे हैं? करता है। अरे शर्म कर लीजिए, आप लोग ने देश को अरे आपको जो आपने जो कलकत्ता को जो मिनी पाकिस्तान बताते हैं, जो कलकत्ता को मिनी बंगाल की जनता आप लोगों को दौड़ाएगी, फिर देश की जनता आप दौड़ाएगी। आमिर हैदर जैदी साहब, कोई नहीं बोलेगा। आमिर हैदर जैदी साहब, आमिर हैदर जैदी साहब, वहां पे आप किसके बारे में कह रहे हैं कि हर पाकिस्तान जो बताते हैं कलकत्ता को, वो देशभक्त हैं। जो डॉन अखबार को आप इंटरव्यू देते हैं, आपके नेता डॉन अखबार को जो इंटरव्यू दे रहे थे, मिनी पाकिस्तान। आमिर हैदर जैदी साहब, प्लीज सबको ऑडियो रोकेंगे, सारी ऑडियो रोकेंगे, सारी लोगों को। आमिर हैदर जैदी साहब, आमिर हैदर जैदी साहब, जी बोलिए सर। प्रतीक भाई बैरो की कचहरी में सब अंधे गवाह हैं। अब किस तरह बताएं कि हम बेगुनाह हैं? 37 साल के हुकूमत के अंदर एक दंगा, एक फसाद नहीं हो सकता है। 37 साल के अंदर प्रजातंत्र का जो मापदंड थे उस पे स्थापित किया है कम्युनिस्टों ने वहां पर। आज कम्युनिस्टों की केरल के अंदर सरकार है, हिंदुस्तान के किसी राज्य को मॉडल बना लीजिए, लेकिन नहीं केरल का मुकाबला कर सकते। हिंदुस्तान का संविधान राइट ना कांग्रेस साहब, मुझे तकलीफ है, मैं सुनना चाहता था आपको कि मुझे तकलीफ है। वक्त आज इतनी ही इजाजत देता है, कल फिर होगी मुलाकात, बने रही हमारे साथ।